जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षित पांडे आप लोगों का प्रिय मित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बल फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स के तीनों नियम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गति के तीनों नियमों को पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे आप लोगों को अपने कॉपी पे लिखना है जिससे कि अच्छा नंबर आपको मिल सके, चाहे वो लघु उत्तरी में आए या फिर दीर्घ उत्तरी में आते हैं तो आपको अच्छे से लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए डायरेक्ट नोट्स लेकर के आगे, जिसमें आप लोगों को सेम यही छाप करके आना आपके पेपर में बहुत ही प्रेम से। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बल होता क्या है। बल आप लोगों ने सुना ही होगा, बल क्या होता है। बल सभी बच्चे जानते हैं। आप रियल लाइफ से जोड़ने पाएंगे तो आप कहीं पे भी धक्का देते हैं, आप किसी चीज को खींचते हैं तो आप बिना बल के बिना धक्का लगाए नहीं खींच पाते हैं। तो बल एक धक्का या खिंचाव होता है जो या तो किसी स्थिर वस्तु में या आकार को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, आप मतलब जैसे आपके सामने बोतल रखा होगा पानी पीने के लिए, तो आप उसको बोतल को उठा सकते हैं, बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं, मतलब आप कुछ भी क्रिया कर सकते हैं तो बल की ही उपयोगिता के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अथवा किसी गतिशील वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बैट बॉल क्रिकेट खेलते हो तो जब बॉल आती है तो आप उसकी गति को परिवर्तित कर देते हो एक चौके या फिर छक्के मार करके या फिर रन लेकर के। ठीक है, इसे एफ वेक्टर से। एफ क्या होता है, एफ जो फोर्स होता है वो एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ज्ञात हो कि बल हमेशा संरक्षित नहीं रहता है, बल फिक्स नहीं रहता है, बल कांस्टेंट नहीं रहता है, बल का जो मान है वो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, आप जितना ज्यादा लगाएं, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, सदिश राशि मतलब इसकी मात्रा को हम लोग माप सकते हैं कि कितना बल हम किसी भी चीज पर लगा रहे हैं। आप दीवार पर धक्का दे रहे हैं तो आप कितना धक्का दे रहे हैं ये आप माप सकते हैं कि मैं 10 न्यूटन में 15 न्यूटन धक्का दे रहा हूं। न्यूटन क्या होता है, बल की इकाई होती है। ठीक है, पढ़ते एक करके। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं अगर आपके लिए पूछता है कि एमकेएस पद्धति में या फिर सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होगी या फिर इसकी यूनिट क्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में क्या होगा, इसका मात्रक डायन होता है। क्या होता है, DYNE डायन होता है। तथा एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक पाउंडल होता है। क्या होता है, पाउंडल होता है। एफपीएस में क्या होता है, पाउंडल, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। एमकेएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बल का जो फॉर्मूला होता है, जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है कि यह द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण, एक्सेलरेशन, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन और मास का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब इसका गुणनफल होता है। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आप लोगों ने कई बार इसका इस्तेमाल किया होगा। एम क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड ए क्या होता है, ए एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर एम की वैल्यू 1 रखते हैं, एम 1 किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक द्रव्यमान हो गया 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लेता है कि 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होगी, तो 1 न्यूटन वह बल है, ठीक है, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, 1 किलोग्राम वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला त्वरण उत्पन्न कर दे। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे लिख रखी है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये आप लोग 2 स्टार लगा करके लिख लीजिए। पाउंडल कभी कभी पूछ लेता, अगर नहीं पूछो तब भी आप याद कर लीजिए। 13,825.7 डाइन होता है। कितना होता है, 13,825.7 डाइन होता है एक पाउंडल बराबर। पाउंडल क्या होता है, एफपीएस यूनिट होता है। क्या होता है, एफपीएस यूनिट होता है। और डाइन क्या होता है, हमारी सीजीएस यूनिट होती है। और न्यूटन क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है हमारा एमकेएस इकाई होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं न्यूटन के तीनों नियमों को, पढ़ते हैं एक एक करके। तो न्यूटन ने 1686 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इसमें प्रिंसिपिया में गति के विषयक 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो एक एक जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यही बताता है कि बल की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, यही फोर्स की असली परिभाषा होती है, जिसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। जो मैं यहां लिख कर लाया आपकी कॉपी में जरूर नोट होना चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिए। यदि कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, तो विराम में ही रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जो क्या होती है, रुकी हुई अवस्था में, विरामावस्था मतलब कहीं पे क्या होती है, आप रुकी हुई अवस्था होती है, मतलब वो एक जगह पे, जैसे अभी आप बॉल देखिए, फुटबॉल एग्जांपल में, फुटबॉल आपने देखा, अगर फुटबॉल यहाँ पे रुका हुआ है,
ठीक है। तो फुटबॉल तब तक रुका रहेगा जब तक हम उस पर बाह्यतम बल नहीं लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे एक फुटबॉल लिया तो फुटबॉल पर रोनाल्डो अगर किक नहीं करता है तो तब तक वहां पे रुका रहेगा जब तक अनटिल एंड अनलेस हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम गति का। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम ही बल की परिभाषा प्रस्तुत करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। बल की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो गति का प्रथम नियम भी आप वहां पे डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने जस्ट इसके पिछले स्लाइड में बताया कि होता क्या है। अब इनर्शिया पढ़ते हैं, क्योंकि इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर बस में कभी सफर किए होंगे तो बस में देखते होंगे कि जब ड्राइवर बस स्टार्ट करता है तो जब क्या करता है, वो किस तरफ आप जाते हैं? जैसे वो स्टार्ट करेगा तो अचानक से बस आगे जाती है। जब बस आगे जाएगी तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जड़त्व का ही नियम लगता है। और जैसे ही ड्राइवर कहीं पे रुकता है, किसी स्टॉप पे जहां पे आपको रुकना हो या कहीं रुकना हो, तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा वो, तो आप आगे की तरफ आते हैं। आप आगे की तरफ झुकते हैं तो वहां पे भी जड़त्व का ही नियम होता है। ठीक है, देखिए जड़त्व का एग्जांपल दे रखा है। जड़त्व के कारण ही रुकी गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की ओर और तथा चलती गाड़ी के रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ते क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, क्या होता है? वह कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वह कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, जैसे ड्राइवर ने जब इसे स्टार्ट किया तो वो आगे की तरफ ले जा रहा है ना, लेकिन आप पीछे जा रहे हो। इसका मतलब वो उस गति से आपको क्या कर रहा है? जस्ट रिवर्स ले जा रहा है, आपको उसको आपका विरोध कर रहा है उस बल को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा? किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करना। ठीक है, उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है उस मोशन को, जिस गति में जाना चाह रही है ऑब्जेक्ट जिस पर आप बैठे हुए हैं। वो किस पे? वो रिस्पेक्ट किसी के, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आप रिस्पेक्ट की बात करें, मतलब वहां पे आपने रेफरेंस लिया है। ठीक है, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जो होता है वो जड़त्व होता है, जिसका नाम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने? गैलीलियो ने दिया था। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है? मास पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जितना ज्यादा जड़त्व होगा, जड़त्व या फिर जितना ज्यादा उस पे इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा अगर द्रव्यमान यहां पे है, अगर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वहां पे जड़त्व होगा। ठीक है, आप दोनों क्या हो सकते हैं? समानुपाती हो सकते हैं या फिर प्रत्यक्ष हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, जड़त्व और मास। ठीक है, इसीलिए अधिक भारी वस्तुओं को विरामावस्था से गति में लाने या गत्यावस्था से विरामावस्था में लाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर एक कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वो विरामावस्था में, मतलब वो क्या है? वो रुकी हुई है। ठीक है, अगर हम उस पर 2 से 3 लोग पीछे से धक्का देते तो वो आगे चलती है। तो देखते होंगे यहाँ पे फोर्स आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, एक रुकी हुई गाड़ी को। और वैसे ही जब गाड़ी आपकी चलती रहे, उसको रोकने में भी बहुत ज्यादा बल लगता है। ठीक है, तो गत्यावस्था से विरामावस्था में लाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, उसके मेजरमेंट से पता चलता है कि उसमें इनर्शिया कितना लगता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जड़त्व के कारण ही टहनी हिलाने पर फल नीचे गिरता। आप आम के पेड़ों पे, बच्चे जो गांव वाले हैं वो बिल्कुल जानते हो कि जब आप पेड़ हिलाते हैं तो आम के पेड़ से आम नीचे गिरता है। ठीक है, ऐसे नीम के पेड़ से क्या होता है? नीम की जो गुमटियां होती हैं वो नीचे गिरती हैं। जड़त्व के कारण ही कंबल पर डंडे से प्रहार करने पर जब ठंड बीतने के बाद जब उसको कंबल रखा जाता है, या फिर गर्म के बाद जब ठंडा का मौसम आता है तो कंबल को झाड़ करके रखा जाता है बॉक्स में, आप जहां पे भी रखते हो। ठीक है, तो वहां पे झाड़ने के बाद क्या होता है? वो जो गर्दा होता है, जो भी गंदगी होती है वो उससे पृथक हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, वो उड़ करके ऊपर चली जाती है, उस पर्यावरण एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो उदाहरण हमने सारे देख लिए। अब गति के दूसरे नियम की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो है यही है, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर कार्यरत बल के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? जब एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, या फिर आप लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या समानुपाती होगा किसके? मास के। और यहां पे बोल रहा है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या? एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? द्रव्यमान के, मास के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह त्वरण बल की दिशा में ही उत्पन्न होता है। आप ये हमेशा याद रखिए, जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ही आपको त्वरण लगता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, समानुपाती होगा एक्सेलरेशन त्वरण के, और त्वरण जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के। इसी से जो फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन को दर्शाता है, इंपल्स चेंज किसको दिखाता है? चेंज इन इंपल्स को दिखाता है। क्या? न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, इंपल्स का मैं सीधा सा आपको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। बच्चे गली क्रिकेट बहुत खेलते होंगे, आप रील्स पे भी देखते होंगे, शॉर्ट्स पे भी गली क्रिकेट का नाम बहुत आता है। गली क्रिकेट में देखते होंगे, जब आप गांव में खेलते हो गली क्रिकेट वही होता है।
आपने बैट पे आप क्या आती, बॉल आती, बॉल जैसे आती तो देखते हैं आप क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए ही बॉल बैट पे ऐसे टकराती है और उसके बाद आप क्या करते हैं उसको हवा में ऐसे उड़ा देते हैं। तो वो जो जिस गति से आती है उस गति में आने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है ना, वेग दे रखा है, तो माना हमने मास यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इसका 0.25 क्या हो गया किलोग्राम आपका बॉल है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ 12 मीटर पर सेकंड से आ रही, ठीक है। उसके बाद जब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो आएगा 12 दूनी 24 12 25 60, उसके बाद जो यहाँ पे निकालेंगे कुछ भी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आपकी इंपल्स की, उसमें से जब हम माइनस करेंगे जिस गति से हमने बैट को पुल किया है, मतलब हमने उसको बैट को घुमाया, बैट को घुमाएंगे तो हमने क्या लिया वहां पे फोर्स लगाया। मास तो अभी वही है लेकिन हमने उसमें जो वेग दिया है, वेलोसिटी जो दिया है वो फोर्स की मदद से दिया है। तो जब हमने उस पर मदद दिया तो उसकी वेलोसिटी कुछ और बढ़ जाएगी, 12 से हो सकता है वो 15 हो जाएगी, तो 15 गुणे 0.25, इन दोनों में जो परिवर्तन आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद और इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होता है इंपल्स। समझ में आ गया? आशा करता हूं आप लोग को बहुत ही आसानी से मैं समझा पाया हूं, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक होता है इंपल्स। तो आप अच्छे समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते होंगे। जब किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बल कार्य करता है तो संवेग परिवर्तन को आवेग या फिर इंपल्स कहते हैं। किसके लिए? थोड़े समय के लिए, ये आप नोट कर लीजिए, थोड़े समय के लिए। तो आई इंपल्स होता है इक्वल्स टू डेल्टा पी, चेंज इन इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी भी क्या होता है? परिवर्तन होता है समय के बीच में, समय के अंतराल को ही करते हैं चेंज इन टाइम। तो फोर्स बल गुणे समय में परिवर्तन, यही होता है इंपल्स। आई इक्वल्स टू डेल्टा पी और डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो ज्ञात हो कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। क्या हो गया कि संवेग जो परिवर्तन होगा, जो डेल्टा पी होगा, आपने जो बल घुमाया है बॉल को छक्का या चौका लगाने के लिए, तो उसका जो संवेग होगा वो किसके समानुपाती होगा? वो बल की दिशा में ही होगा पहली बात, और वो आरोपित बल के समानुपाती होगा। वो फोर्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन पी। और ठीक है, और डेल्टा टी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। क्लियर होगा? ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं आप इसको। पी इक्वल्स टू पी क्या मोमेंटम होता है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम हो जाएगा, समय के अंतराल की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, पी क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। डेल्टा पी जब आप देखिए पी इक्वल्स टू मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, संवेग। आगे चले हम लोग। यहां पे मैंने क्या बताया था? अगर मैंने यहां पे संवेग को इंपल्स बताया तो आप लोग भूल जाइए। संवेग को क्या कहते हैं? संवेग को हम कहते हैं यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, हम अभी मोमेंटम की परिभाषा आपको बता रहे थे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी होता है। अगर मैंने गलत बताया तो आप लोग समझ लीजिए। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, और आई जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या था? वो चेंज इन मोमेंटम होता है, फिर संवेग में जो परिवर्तन होता है। देखिए यहां पे लिखा, जब किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बल कार्य करता है तो संवेग परिवर्तन का आवेग इंपल्स होता है। आवेग को आवेग कहते हैं, इंपल्स को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। मैंने परिभाषा बिल्कुल मतलब सही बताई है, बस आपको नाम थोड़ा सा अलग कर दिया। इंपल्स को आवेग कहते हैं और मोमेंटम को क्या कहते हैं? वो मोमेंटम को कहते हैं हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल बताया बैट का बिल्कुल सही बताया कि जब थोड़े समय के लिए बॉल आपके बैट को छूती है, फिर उसके बाद आपने उसको अपनी गति से उसको उड़ा दिया, तो वो क्या होता है? वहां पे इंपल्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे? और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता हुआ अब जल्दी से हम पढ़ते हैं तीसरा। क्या पढ़ते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? तो ग्रेविटी आप जानते ही हैं। तो आप बैठे हैं तो वहां पे कुर्सी ने आपको थामा हुआ, मतलब कुर्सी ने आपको क्या किया? आपको पीछे धकेला। कुर्सी किस पे टिकी हुई है? कुर्सी टिकी हुई फर्श पे। तो फर्श पे क्या लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन अब पृथ्वी ने आपको पीछे की तरफ धक्का दिया। तो पृथ्वी आपको तो धक्का दे नहीं सकती, तो किसको? आपके बटक को धक्का नहीं दे रही। किसको दे रही है वो धक्का? वो दे रही कुर्सी को धक्का। वो मतलब आपने अगर एक यहाँ पे बेंच रख रखी है, बेंच पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पे इसको दबाया, जैसे दबाया तो बेंच भी आपको पीछे की तरफ दबाती है, फिर धकेलती है। ठीक है, आप पढ़ते हैं यहाँ पे, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन फॉर एवरी एक्शन, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में क्रिया होती है। जैसे यहां पे देखिए, अगर आपने फोर्स लगाया किस पे?
आपने इस पे फोर्स लगाया, मेज पे लगाया, मेज पे आपने फोर्स लगाया, तो मैंने माना कि जब मैं ए वस्तु हूं और जो बी जो टेबल है वो बी वस्तु है, तो ए ने बी पे बल लगाया है, तो ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल एफ ए बी हो जाएगा। और जैसे क्या करती है बी वस्तु ए पे लगाती है, मतलब मेज ने हमारे हाथ में भी तो बल लगाया, आप इसे दबा करके देखेंगे तो बी ने भी आपके ऊपर बल लगाया हुआ है, तो क्या होगा बी इंटू ए हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा वो अपोजिट दिशा में होगा, इसलिए यहां पे माइनस लग जाता है, क्योंकि आपने ऐसे लगाया तो जो मेज होगी, आपने ऐसे बल लगाया तो मेज ऐसे लगाती बल। ठीक है, क्लियर हो गया। उदाहरण अगर बात करें तो आपने जो नकली बंदूक ही चलाया होगा, तो बंदूक चलाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वाइल वेलोसिटी आती है, क्या आती है, थोड़ा सा झटका लगता है, तो जो रिक्वाइल वेलोसिटी आती है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं हम लोग रिएक्शन कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया कहते हैं। रॉकेट का आगे बढ़ना, वायुयान के प्रोपेलरों द्वारा वायु को पीछे की ओर फेंकना। जब भी रॉकेट प्रोपल्सन में हो, देखते हैं कि अब जब उसमें ईंधन में आग लगाते हैं तो ईंधन में क्या होता है, विस्फोट होता है, तो विस्फोट होगा तो ईंधन पीछे जाता है, पीछे जैसे जाएगा तो उसी की वेग की वजह से वो हवा को चीरते हुए आगे की तरफ जाता है। तो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाव चलाने के लिए पतवारों को, जो भी होते हैं मछुआरे होते हैं, जो पतवार होते हैं, तो पतवार को क्या करते हैं, घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पानी को पीछे ढकेलते हैं। जब पानी को पीछे ढकेलते हैं तो नाव आगे जाती है। तो तैरते समय तैराक द्वारा पानी को हाथों एवं पैरों से पीछे धकेलना आदि। इसी के साथ आपका न्यूटन के तीनों नियम कंप्लीट होते हुए अच्छे से। ठीक है, जो बच्चों को डाउट हो यहाँ पे, आपने मैंने बता दिया कि संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है। और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है, संवेग में जो परिवर्तन होता है, वो इंपल्स होता है। क्लियर। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। क्या होता है आपका चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। क्या हुआ, यहाँ पे आपका हो गया एंड न्यूटन के तीन नियम। अब बच्चे जो यहाँ पे लगातार जुड़े हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया कि अच्छा नंबर कैसे लाना। जैसे अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, सारे पॉइंट्स लिख करके लाया। अगर आप ऐसे लिखते हैं कॉपी में, तो मैंने तरीका बताया सारा आपको कॉपी में कैसे लिखना है, टीचर को कैसे मोटिवेट करना है कि आपकी कॉपी वो चेक करे। सबसे शानदार तरीका मैंने 10 से 12 मिनट में आपको अच्छे समझा रखा है कि कॉपी आपको कैसे लिखनी है। और दूसरा मैंने ही वीडियो बना रखा है कि टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लगभग सारे चैप्टर से मिला करके बनाया है। आपको इसको जरूर से जरूर देखना है, यहां जाकर के देखेंगे तो आपको एनालाइज कर पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को मजा आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और खुद लाइक करिए।